सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक है जी गुण आधारित चिकित्सा। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या है जी, गुण आधारित चिकित्सा है। तो कल अपना टॉपिक समाप्त हुआ था पित्त दोष की चिकित्सा से। तो फिर भी कुछ जो है कन्फ्यूजन था कि ये गुण क्या होते हैं। तो आज मैं गुरु आदि 20 गुण बताने वाला हूँ जी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसी को समझना है। क्योंकि गुरु आदि गुण के बारे में महर्षि भागवत ऋषि कहते हैं, गुरु आदि गुण के बारे में महर्षि चरक ऋषि कहते हैं, और गुरु आदि गुण के बारे में महर्षि सुश्रुत ऋषि कहते हैं। तो जो भी बताया गया है, जो आयुर्वेद के जो प्रमुख ग्रंथ है जी, चरक सुश्रुत भागवत, तीनों ग्रंथों में जो है बृहत ऋषि कहा गया है। तीनों ग्रंथों में तीनों ऋषि जो है अलग अलग समय पे गुण आधारित चिकित्सा करने की बात कहते हैं, इसका प्रमाण है। तो यही आज जो है प्रमाण सहित गुण आधारित चिकित्सा हम आपको बताने वाले हैं। तो अब तक जो है मैंने बताया यही दोष धातु मलमूलम ही शरीरम जैसा सूत्र था। तो हमने केवल दोष ही बताया है आप सभी को, दोष के क्या क्या गुण होते हैं यही मैंने बताया है। इसके विस्तार से बताया, दोषों के भेद बताया है मैंने। इतना में ही जो है अभी तक अपना इतना ही क्लास हो पाया है। पर आज का टॉपिक क्या है जी, विशेष रूप से गुण आदि गुरु आदि 20 गुण। तो कितने गुण है जी? 20 गुण है जी। भागवत ऋषि भी कहते हैं गुना सा सूक्ष्म विसदा। स्पष्ट है जी कि 20 गुण होते हैं जी, 21वां गुण नहीं है। कुछ है, अगर 21वां गुण है जैसे मधुर, तो मधुर क्या है कि कफ का गुण है, लेकिन है ना, मैंने आपको बताया है ना, पहले ही दिन के क्लास में बताया था मैंने कि बात के इस प्रकार से 8 गुण है। देखिए, ये बात का गुण मैंने बताया था कि ये बात के गुण 8 गुण है। फिर ये पित्त, तो पित्त के जो है 9 गुण बताया, और ये कफ के जो है इस प्रकार से 11 गुण बताया। तो इस प्रकार से तो क्या है कि 20 से ज़्यादा हो गए ना, लगभग कितने हो गए? तो 28 हो गए जी, लेकिन 20 ही हैं। जैसे इसमें क्या क्या नहीं है यही हम जानने वाले हैं। जैसे अम्ल हो गया, कटु हो गया, पित्त के गुण ही हैं, पित्त का गुण ही है। और ये अम्ल और कटु वैसे तो क्या है, पित्त के गुण है, लेकिन ये रस भी हैं। तो हम आज क्लियर करेंगे कि वास्तव में गुण कौन है। 20 गुण जो हम कहते हैं, तो 20 गुण कौन है? तो चरक ऋषि भी कहते हैं 20 गुण, है ना, और सुश्रुत ऋषि ने भी स्पष्ट लिखा है 20 गुण ही है। तो आज हम 20 गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कफ के मैंने क्या दिखाया था कि इस प्रकार के 11 गुण हैं। जैसे मधुर कफ का ही गुण है, लेकिन क्या है कि ये रसवी है। ठीक है, तो हम आज जानेंगे गुरु आदि 20 गुण के बारे में। और हमारे पास जब रोगी आता है तो हम कैसे ऑब्जर्वेशन करें बात पित्त कफ के आधार पे जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, मतलब ये है ना, इसका मैं जो है सिंगल पेज भेज दूंगा, और आप चाहें तो केस टेकिंग के समय में आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये हमने बनाया है आप सभी के, है ना, सरलता से चिकित्सा मतलब कर सके, इसलिए मैंने बनाया है ये, है ना, पेपर, केस टेकिंग पेपर इसे हम कह सकते हैं। और ये भी बनाया गया है गुरु आदि 20 गुण, बहुत ही सरल, है ना, कि गुरु का विपरीत क्या होगा, तो लघु होगा, लघु का विपरीत गुरु होगा। इस प्रकार से हमने बनाया है, सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए आज का टॉपिक हम पढ़ना शुरू करते हैं। गुण आधारित चिकित्सा पढ़ने वाले हैं जी, है ना। मैंने भी कल हमने थोड़ा सा देखा था कि किस प्रकार से गुण आधारित चिकित्सा होता है ना। चिकित्सा का बताया था ना मैंने, कि चिकित्सा का समय बताया था मैंने, चिकित्सा का हमने तरीका बताया था कि किस प्रकार से चिकित्सा होती है। तो पित्त दोष की चिकित्सा बताया था टॉपिक में,
लेकिन चिकित्सा केवल पित्त की नहीं थी बल्कि वात का भी चिकित्सा करना है तो कैसे करना है, तो चिकित्सा का समय, फिर हमने शुद्ध प्रयोग का परिचय भी बताया था कि शुद्ध चिकित्सा कौन सी है, चिकित्सा विधि भी बताया था, है ना, और दोषों की चिकित्सा कैसे करेंगे, जब संपूर्ण शरीर में दोष फैल जाते हैं तो चिकित्सा कैसे करेंगे, फिर शोधन का काल बताया था, है ना। फिर इसी प्रकार से क्या है कि बहुत सारी बातें कल हुआ था और कल बहुत लंबा टॉपिक था, 1.5 घंटे का, और ये वीडियो भी अच्छा लोग देख रहे हैं, है ना। बड़ी वीडियो थी लेकिन क्या है ज्ञान बहुत था उसमें, है ना, पूरे पित्त दोष की चिकित्सा के ऊपर। तो चलिए आज हम जानते हैं गुण आधारित चिकित्सा जी। तो पढ़िए यहाँ से सूत्र सबसे पहले लेते हैं। सूत्र ऐसा है जी, अष्टांग हृदयम पहला अध्याय और 18वां सूत्र में है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु अस्थिरा गुना स सूक्ष्म विसदा विंशति सा विपर्यया। ये है सूत्र जी, ये अष्टांग हृदयम का सूत्र है। ये भागवत ऋषि ने लिखा है कि 20 गुण होते हैं जी। तो द्रव्य के गुणों का वर्णन, हिंदी अर्थ पढ़िए कोई भी साथी। द्रव्य के गुणों का वर्णन। द्रव्यों में परस्पर विपरीत ये 20 गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, सलक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, रु, विशद और 20 पिक्सिल। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि द्रव्यों के गुणों का वर्णन। द्रव्य क्या है जी, तो हमारे पास कोई भी औषधि है जी, वो सब द्रव्य है। वैसे तो बताया गया संसार भर में जो भी चीज़ है वो सब औषधि है और उसका कुछ ना कुछ गुण है। जैसे नमक है जी घर में तो द्रव्य है ना, या पत्थर ही है या फिर पानी ही है, चाहे नाले का पानी हो चाहे कुएं का पानी हो, सबका अपना अपना गुण है ना। यहाँ तक कि सूर्य है, चंद्र है, ये पवन है, अग्नि है, तो जितने भी चीज़ें हैं सभी के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ गुण है जी। तो द्रव्यों के अंदर क्या गुण होंगे, यही 20 गुणों में से कोई गुण होंगे जी, है ना। यही 20 गुणों में से कोई एक गुण होंगे जो क्या है कि उस द्रव्य को विशेष बनाएगा, विशेष प्रभावशाली बनाएगा। जैसे आप भोजन करते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, बहुत प्रकार के व्यंजन आप ग्रहण करते हैं, तो जो भी आप ग्रहण करते हैं उस भोजन का एक विशेष गुण होगा जी। या तो गुरु होगा, या तो लघु होगा, या तो गर्म होगा, या तो ठंडा होगा, या तो रूखा सूखा होगा, या स्निग्ध होगा, या तो मोटा होगा, या तो पतला होगा। इस प्रकार से 20 गुण है जी। तो पहला रेफरेंस आपको मिल गया कि भागवत ऋषि ने बताया है कि द्रव्यों के 20 गुण है जी, है ना। द्रव्यों में यही 20 गुण पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि द्रव्यों में परस्पर विपरीत ये 20 गुण पाए जाते हैं जी। तो भागवत ऋषि ने जानते क्या बताया, 20 गुण नहीं बताया, 10 गुण ही बताया है। और फिर इसका विपरीत कर लीजिए, क्या बताया है, गुरु पहला बताया गुरु, इसलिए इसका नाम जो है हमने गुरु आदि गुण रखा जी। इसको गुरुवा आदि गुण भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे भारी गुण है, भारी मतलब गुरु मतलब भारी होता है, तो जो सबसे भारी होता है मतलब ये गुरु गुण है जी। और गुरु गुण को इसको सभी आयुर्वेद के वैद्य कहते हैं गुरुवा आदि गुण कहते हैं, या गुरु आदि गुण हम लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो हम गुरु आदि गुण इसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, 20 होते हैं जी। कितने होते हैं, 20 होते हैं भागवत के अनुसार, सुश्रुत चरक के अनुसार। तो 20 क्या क्या हैं, तो पहला है गुरु, है ना। तो ऐसे कुछ द्रव्य होंगे जो क्या है कि पचन में भारी होंगे, यानी कि गुरु होंगे। तो गुरु बहुत सारी चीज़ें हैं जी, है ना, जैसे शतावरी है, घी है, तेल है, वसा है, मज्जा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें गुरु है। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जो गुरु है, पनीर है, दही है, तो इस प्रकार से गुरु है। औषध में भी हो सकता है और भोजन में भी हो सकता है, कोई भी चीज़ गुरु हो सकता है। तो गुरु मतलब होता है भारी। आगे मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो गुरु जो है किसका गुण होगा, ये सब भी आपको क्लियर होनी चाहिए। यही सब आज के टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो पढ़िए द्रव्यों के 20 गुण का वर्णन आपने देख लिया। पहला गुण है गुरु, फिर दूसरा है मंद, फिर तीसरा है हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, अस्थिरा, ससूक्ष्म,
मतलब सूक्ष्म और विशदा, इस प्रकार से 10 गुण हो गए हैं जी, है ना। और विंशति सा विपर्यया, विपर्यया यानी कि विपरीत, यानी कि ठीक इसके 10 विपरीत भी होते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, शराब के 10 गुण, और फिर क्या बताया मैंने, दूध के 10 गुण, जो क्या है, विपरीत है जी। दूध में जो गुण हैं 10 अच्छे गुण हैं, ठीक इसके विपरीत शराब में भी 10 गुण हैं, दूध के ठीक विपरीत है जो नुकसानदायक है। तो इस प्रकार से 20 गुण यहाँ से भी हम देख सकते हैं जी, और भागवत ने भी बताया। चलिए अब हम जानते हैं सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 41 सूत्र संख्या 16 में क्या बताया गया है। सुश्रुत ऋषि कहते हैं, सूत्र के माध्यम से, ये हिंदी अर्थ इसका पढ़ दीजिए। इस विषय में कहा भी है कि द्रव्यों में जो ये 20 गुण कहे हैं, वे गुण मनुष्यों के शरीरों में भी उसी तरह विद्यमान रहते हैं। इसलिए प्राणियों के शरीर में दोष धातु और मलों की स्थिति, वृद्धि तथा क्षय सेवित द्रव्यों के कारण ही होते हैं। देखिए जी, सुश्रुत ऋषि लिख रहे हैं कि इस विषय में कहा भी है कि द्रव्यों में जो ये 20 गुण हैं, देखिए स्पष्ट यहाँ पे हो गया ना कि 20 गुण हैं सुश्रुत के अनुसार। तो द्रव्यों में ये जो 20 गुण है, अब ऐसा नहीं कि कोई एक द्रव्य है उसी में सब गुण होगा, ये बात नहीं कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य होगा उसमें यही 20 गुण हो सकता है। 2 गुण होंगे, 4 गुण होंगे, 5 गुण होंगे, या एक ही गुण होंगे, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो द्रव्यों में ये 20 गुण हो सकते हैं। वे गुण मनुष्यों के शरीरों में भी उसी तरह विद्यमान रहते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में भी यही गुण रहता है। अब आप देखिए, ध्यान समझिए इसे, कि द्रव्यों में भी 20 गुण है और अपने शरीर में भी 20 गुण हो सकते हैं। ठीक है जी, द्रव्यों में यानी कि आपके औषधियों में भी 20 गुण है, आपके भोजन में भी 20 गुण है, और आपके शरीर में भी वही 20 गुण है। तो मनुष्यों के शरीरों में भी उसी तरह विद्यमान रहते हैं ये 20 गुण। इसीलिए प्राणियों के शरीर में, मतलब मानव के शरीर में, दोष धातु और मलों की स्थिति, वृद्धि तथा क्षय सेवित द्रव्यों के कारण ही होते हैं। यानी कि मैंने पहला सूत्र बताया, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो ये जो दोष धातु मल है उसका क्षय या वृद्धि, कहता है ये जो द्रव्य है ना, इसके सेवन के कारण ही होता है। ये है जी सुश्रुत ऋषि का कहना। बहुत ही गहरी बात बोल रहे हैं सुश्रुत ऋषि कि ये जो 20 गुण हैं जो द्रव्यों में, वही मनुष्यों में भी होता है, क्योंकि मनुष्य वो द्रव्य सेवन करता है। यदि मनुष्य गुरु सेवन करेगा, गुरु द्रव्यों का सेवन करेगा, तो मनुष्य का शरीर भी गुरु हो जाएगा। यदि मनुष्य रुक्ष द्रव्य का सेवन करेगा तो व्यक्ति का भी जो है शरीर रुक्ष हो जाएगा। यानी कि दोष धातु मल की स्थिति, वृद्धि, ठीक है जी, दोष धातु मल की स्थिति, वृद्धि या क्षय, ये जो है द्रव्यों के कारण ही तो होते हैं, ऐसा जो है सुश्रुत ऋषि ने बताया है जी। तो बहुत ही बड़ी बात है ये, इसको आप समझिएगा कि हम ठीक कैसे हो सकते हैं। जब हमारे शरीर में गुरु गुण बढ़ जाएगा तो क्या हम गुरु चीज़ खाते रहेंगे तो क्या हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करेंगे? इसके ठीक विपरीत, ऐसा चरक ऋषि ने लिखा है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। चरक ऋषि ने भी पहले अध्याय में बोला है, 20 गुणों के बारे में बोला है। तो क्या है ये देखते हैं। इन्होंने गुर्वादयो बुद्धि पर्यंत परादया गुना प्रोक्ता, इस प्रकार से सूत्र दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए जी उपर्युक्त श्लोक में। ये उपर्युक्त श्लोक में द्रव्यों का निर्वचन करने के पश्चात यहाँ पर उन द्रव्यों में आश्रित गुणों का निर्देश किया जा रहा है। वह गुण हैं गुरु आदि, बुद्धि, प्रयत्नांत और परादि, सार्था, आकाश आदि के गुण, शब्द कामा स्पर्श कामा रूप रस गंध। हाँ, नीचे भी पढ़ दीजिए। अच्छा, अर्थ शब्दादयो सेया गोचरा विषय गुण। चरक शास्त्र कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। संस्कृत नहीं पढ़ना है आपको,
ठीक है, हमेशा, क्योंकि सूत्र है ना ये। तो ये चरक सूत्र में क्या बताया गया है जी, इसका मतलब मैं बताता हूँ। ऐसा बताया गया है, जैसा कि भागवत ऋषि ने कहा, सुश्रुत ऋषि भी कहें, अब चरक ऋषि कह रहे हैं कि गुर्वादयो बुद्धि, आगे मैं बताने वाला हूँ। ये जो है पहले अध्याय में कहा है, हालांकि इसका विस्तार मतलब होता है, बहुत विस्तार मतलब होता है। कहा गया है सार्थ गुण, यानी कि आकाश महाभूत का, ठीक है, वायु महाभूत का, तेज महाभूत का, आप महाभूत का, पृथ्वी महाभूत का भी कुछ गुण होता है। जैसे आकाश महाभूत का गुण है शब्द, वायु महाभूत का है स्पर्श, तेज महाभूत का गुण है रूप, और आप महाभूत का गुण है रस, और पृथ्वी महाभूत का है गुण गंध। ठीक है, ये विशेष गुण है। वैसे तो पृथ्वी महाभूत में क्या है कि सब है जी, गंध भी है, रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, गुरु भी है कि नहीं। जैसे पृथ्वी महाभूत जो है वो गंध तो है ही, साथ में रस भी है, रूप भी है, यानी दिखता है ना, स्पर्श भी करते हैं, गुरु भी है। तो पृथ्वी में सब कुछ है, लेकिन ये विशेष गंध जो है विशेष है, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो इसको हम आगे की क्लास में बताएंगे विशेष रूप से। तो आगे के जो अपना क्लास है, अगला जो क्लास होगा वो महाभूतों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जी हम, है ना। रसों और महाभूतों का मतलब क्या है कि क्या संबंध है, ये मैं बताने वाला हूँ। तो आगे से जो भी साथी क्लास मिस करेंगे तो ऐसा समझिएगा, दवाई बनाने के लिए तो जान जाइएगा, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे ढंग से। यानी कि आपको बनी बनाई मेडिसिन, मतलब क्या है कि आप दवाई बना तो लेंगे, लेकिन इसका जो है प्रयोग करना नहीं जान पाएंगे, तो फिर चिकित्सा व्यर्थ जाएगी। तो आगे से जो है हमें लगता है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है, 50 क्लास हुई हैं, हमें लगता है इसमें से सारी जानकारी आपको थोड़ा बहुत होगा ही। लेकिन आज के बाद मैं सभी को कहता हूँ कि आज के बाद जो मैं बताने वाला हूँ, ऐसी जानकारी किताबों में नहीं रहेगी। ठीक है, ये जानकारी किसी के पास है, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि किसी के पास है ही नहीं, लेकिन बहुत ही, मतलब इसको कहिए लुप्त है जो मैं बताने वाला हूँ अगली क्लास में, है ना। ऐसे गूढ़ बातें मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई भी किताब में नहीं। तो ऐसे क्लास होने वाला है महाभूतों और रसों के बारे में, ठीक है। और हमारी चिकित्सा क्या है जी, पंचभौतिक चिकित्सा है, यानी कि हम चिकित्सा क्या करते हैं, गुण आधारित चिकित्सा करते हैं। तो गुण भी क्या है, सभी पंचभौतिक ही है जी, यानी कि ये अपना जो पंचभौतिक ही होने वाला है कि आकाश महाभूत है, कि वायु महाभूत है, कि तेज महाभूत, पृथ्वी की आप महाभूत है। रस भी क्या है, तो रस भी पंचभौतिक है, अंततः पंचभौतिक। त्रिदोष क्या है, वो भी पंचभौतिक है ना। तो कहते ही हैं हम, है ना, कि हमारा ये शरीर, हमारा ये संसार, हमारा कोई भी वस्तु पंचभौतिक है जी, है ना। तो ये वाला क्लास जो है नहीं छोड़ना है। तो चलिए अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हम इस सूत्र के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे जी कि भागवत ऋषि, सुश्रुत ऋषि, चरक ऋषि कह रहे हैं गुण आधारित चिकित्सा करो, गुणों को समझो, गुणों को पहचानो। तो कैसे पहचाने, इसको हमने सरल तरीके से जो है आपको आज बताने के लिए क्या है कि ये क्लास अपना है। तो क्या है कि कैसे सरल है, तो देखिए ये जो है आप जब देखेंगे गुरु आदि गुण, तो एक दूसरे के विपरीत किस प्रकार से है, एक ये, और आप जो है रोगी में किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, जो भी ये क्लास देख रहे हैं, इससे पहले जो है आप सभी लोग जो क्लास नहीं ले पाए हैं, वो जो है बात के सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक गुणों के बारे में पढ़िए, फिर पित्त के एक एक गुणों के बारे में पढ़िए, और कफ के सभी एक एक गुणों के बारे में पढ़िए पहले, है ना। तभी जो है आप विस्तार से समझ पाएंगे, क्योंकि और ये सभी क्लास हो चुका है, आप पीछे की क्लास देख सकते हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, ठीक है। तो गुण आधारित चिकित्सा में आपको 20 गुणों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसमें से कह रहे हैं कि ये जो गुण है 20 गुण है ना, गुरुवा आदि गुण इसे कहते हैं, ठीक है। गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण है, स्निग्ध है, रुक्ष है, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिक्षिल, सलक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, शांत, द्रव्य, ये 20 पृथ्वी आदि के सामान्य गुण हैं, ऐसा बताया गया है जी। तो ये जो है क्या है, जितने भी गुण बताया ना, ये सब
पृथ्वीमाभूत के गुण है जी, है ना। और ये सभी गुरुवा आदि गुण इसलिए कहा गया है इसे, ठीक है। तो आगे हम क्या है कि बुद्धि का भी देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है ना। बुद्धि का भी बताएंगे आगे, तो है ना। बहुत सारे बातें अभी ये सूत्र से मैं क्लियर करने वाला हूँ। सार्थ गुरुवादयो बुद्धि, ये जो सूत्र है इसका बहुत विस्तार मतलब है। अभी यहाँ पे केवल मैं आपको गुरुवादि गुण का रेफरेंस देने के लिए बताया था। अब पढ़िए, ये सूत्र है वृद्धि समानय सर्वेषां विपरीत विपर्यय, ये सूत्र है जी भागवत का। तो इसका हिंदी अर्थ पढ़िए, दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय। दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय, शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। देखिए जी क्या बताया गया कि किसका क्षय होता है ना, यानी कि किस गुण का सेवन करने से क्या क्षय होता है, वृद्धि होता है। इस संदर्भ में बता रहे हैं भागवत कि दोष धातु मल, इसी की ना, इसी की बात जो है सुश्रुत इसी की है कि दोष धातु मल की वृद्धि, ठीक है जी। दोष धातु मलों की स्थिति यानी कि सम स्थिति, वृद्धि या क्षय, या तो स्थिति होगा जी। स्थिति मतलब ऐसा समझिएगा कि दोष धातु मलों की स्थिति यानी कि समान स्थिति, या फिर दोष धातु मलों की वृद्धि, या फिर दोष धातु मलों की क्षय हो जाना, ठीक है जी। तो ये जो बातें बताई गई है दोष धातु मलों की या तो स्थिति, वृद्धि, क्षय, ये निर्भर करता है आपके गुणों के ऊपर ही। कहते हैं शरीर से संबंधित उक्त बात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले, यहाँ पे आया है एक शब्द समान गुण धर्म वाले, ठीक है जी। तो दोष धातु मलों की स्थिति, वृद्धि, क्षय जो है ये निर्भर करता है समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने उनका क्षय होता है। यानी कि वृद्धि और क्षय कब होगा, तो ऐसा बताया गया है कि जो समान गुण धर्म वाला है, जैसे कफ का गुण है जी गुरु गुण, और यदि आप गुरु गुण पदार्थ वाले का सेवन करेंगे तो गुरु गुण की वृद्धि होगा, ठीक है जी। गुरु गुण की समान वाले सेवन करेंगे कोई भी वस्तु, मतलब आपका आहार विहार या औषध, तो गुरु गुण की वृद्धि होगी। और उसके विपरीत, तो गुरु का विपरीत क्या है जी, लघु है। यदि आप लघु पदार्थों का सेवन करेंगे तो उनका क्षय होता जाएगा, धीरे धीरे क्षय होता जाएगा। तो बात का गुण है लघु, तो बात का गुण लघु है, तो अगर लघु पदार्थों का ही सेवन लगातार करते रहेंगे तो उसका और क्षय होता जाएगा, और क्षय होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, और एक दिन क्या है कि पूरा क्षय हो जाएगा शरीर, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे अगर रोकना है तो गुरु पदार्थ देना पड़ेगा। अब हम जानते हैं गुरु आदि 20 गुण जी। तो अपने जीवन में कभी मत भूलिएगा कि 20 गुण है जी, ठीक है। 20 गुण को जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो क्या है, तभी चिकित्सा सही हो पाएगा। कोई भी रोगी आता है तो क्या है कि यही गुण देखना है। हम हमेशा पूछते हैं ना, कोई भी हमसे पूछते हैं भाई जी हमारी ये समस्या है, हमारे पेशेंट की ये समस्या, हम पूछते हैं क्या गुण बढ़ा है। बात पित्त कफ हम पूछते हैं, बताइए, किसी से नहीं पूछता है। कोई भी हम प्रकृति पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। हम पूछते हैं क्या गुण बढ़ा है। हो सकता है कि पित्त का उष्ण गुण बढ़ा हो और बात का रुक्ष गुण बढ़ा हो, बात का लघु गुण भी बढ़ा हो, तो हम कैसे कहेंगे इसे, है ना। इसलिए हम क्या है कि एक एक शब्दों को, मतलब क्या है कि एक एक गुण को ही जानते हैं विस्तार से। तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए बनाया है जी। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये गुरु आदि 20 गुण है। देखिए जी क्या गुण है जी, पढ़िए इसे, है ना। इसका विपरीत भी पढ़ते जाइएगा जी। गुरु आदि 20 गुण। नंबर 1 गुरु, इसके विपरीत है लघु। नंबर 2 मंद, इसके विपरीत तेज। नंबर 3 शीत गुण और इसके विपरीत है उष्ण गुण। नंबर 4 स्निग्ध गुण, इसके विपरीत रुक्ष गुण। नंबर 5 चिकना गुण और इसके विपरीत खर गुण।
नंबर 6 गाढ़ा और इसके विपरीत है द्रव। नंबर 7 कोमल, विपरीत है कठोर। 8वां है स्थिर और विपरीत है चल। 9वां है सूक्ष्म, विपरीत है मोटा। 0 साफ और ये विपरीत है 10वां गुण हो गया। लचीला। ये 10वां गुण है साफ और इसका विपरीत है लसीला, और लसीला का विपरीत है साफ। तो देखिए जी, एक दूसरे के विपरीत है जी, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक दूसरे के विपरीत है। गुण जो है ना, एक दूसरे के विपरीत है। गुरु के उल्टा विपरीत जो है लघु होता है, तो लघु के विपरीत गुरु होता है जी। मंद, मंद यानी कि धीमा। अगर मंद का उल्टा तेज होता है तो तेज का उल्टा मंद होगा जी। तीसरा है शीत। अगर शीत का उल्टा उष्ण है तो उष्ण का उल्टा विपरीत जो है शीत होगा। और संदिग्ध का उल्टा रुक्ष है तो रुक्ष के विपरीत जो है संदिग्ध होगा। और चिकना, चिकना का विपरीत यानी कि खर है, खुरदुरा, तो खुरदुरा के उल्टा चिकना है जी। तो इसी प्रकार से ये 10 जो है गुण है और इसके ठीक एक विपरीत है। टोटल 20 गुण है जी, एक इसमें कोई गुण नहीं है। अगर मधुर है, अम्ल है, कटु है, तो ये सब रस है। इसका कुछ और भी चीज़ है, मतलब उसका कुछ प्रभाव होगा, उसका कुछ कर्म होगा वो, ठीक है। लेकिन गुण तो क्या है, 20 ही हैं। अब देखिए क्या है, चिकित्सा में कैसे अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका गुरु गुण बढ़ गया है जी, तो सबसे पहले ये भी जानना है, केवल गुण नहीं देखना है, बल्कि हमें गुण जो है, गुण मतलब गुरु गुण जैसा, इसकी पूरी एक कैटेगरी है जी। तो गुरु जो है देखना है कि ये किसका गुण है, बात पित्त कफ में किसका गुण है, क्योंकि गुणों के समूह के नाम को हम क्या कहते हैं जी, बात पित्त कफ कहते हैं। यदि क्या है कि गुरु गुण, शीत गुण, स्निग्ध गुण, मंद गुण, सलक्षण गुण, मृत्सन गुण, अस्थिर गुण, मृदु गुण, सांद्र गुण, स्थूल गुण, मधुर गुण, इस प्रकार से गुण है। तो ये सब गुणों के समूह के नाम कफ है जी, ठीक है। इन सभी गुणों के नाम कफ है, ठीक है। और ये पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत प्रधान है। तो जो गुरु है वो क्या है, पृथ्वी है और आप महाभूत प्रधान है। शीत क्या है, तो आप महाभूत प्रधान है। मंद क्या है, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। सलक्षण क्या है, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। मृत्सन यानी कि पिश्चिल, गाढ़े जैसा, ये क्या है, पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। अस्थिर पृथ्वी महाभूत प्रधान है। मृदु आप महाभूत प्रधान है। शांत आप महाभूत प्रधान है। स्थूल पृथ्वी महाभूत प्रधान है। मधुर पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। मतलब इसमें जितने भी हैं, इसमें वायु महाभूत नहीं मिलेगा, इसमें सभी जो है पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है जी, बस। तो जो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान होता है, यानी कि पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है, उसे हम कफ कहते हैं जी। और ये सब इसके गुण होते हैं। तो क्या क्या गुण है, तो आप इसे देखिए, और ये सभी गुण के विपरीत क्या होते हैं ये भी देखिए। जैसे संदिग्ध गुण, तो संदिग्ध का उल्टा क्या होगा, तो ये तो कफ में आ रहा है, तो इसका उल्टा सीधा बात होता है जी। तो बात में ही वो गुण मिलेगा, देखिए, है ना। संदिग्ध के उल्टा रुक्ष होता है। तो ये सभी आपको पता है ना। वैसे ही हमने आज की क्लास रख लिया है ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जी किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं बीच में, क्योंकि सबसे पहले तो इसका मतलब पता है ना सभी को, क्योंकि इसके बारे में तो क्लास हो ही गया है ना। गुरु मतलब क्या होता है, मंद मतलब क्या होता है, समझाने की तो जरूरत नहीं है। गुरु मतलब भारी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। गुरु जी, सूक्ष्म का जो आपने विपरीत लिखा है, ये मोटा लिखा है, इसका सूक्ष्म जगह बड़ा होना चाहिए या मोटा होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, मोटा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने ही लिखा है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, है ना। तो ये बड़ा भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं, एक ही बात हुआ, है ना। क्योंकि ऐसा कोई साइज की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। सूक्ष्म मतलब यहाँ पे समझिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कहते हैं ना, यानी कि बारीक से बारीक। तो मोटा, बारीक का उल्टा मोटा। ये बड़ा भी कर सकते हैं जी, है ना। बड़ा होगा, मोटा होगा तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि हमने जो 10 गुण लिया है ना, इसका विपरीत 10 गुण लिया है। तो गुरु मतलब भारी, मंद मतलब जो धीमा है, शीत मतलब जो ठंडा है, संदिग्ध मतलब जो चिकना है, संदिग्ध मतलब जो ऐसा है कि स्पर्श में जो है, संदिग्ध मतलब संदिग्ध तो जो भी चीज़ें रहेगा चिकना ही होगा, है ना।
फिर भी जो है जी। संदिग्ध मतलब घी जैसा जो ऑयली। होता है ना। हाँ, तो ये हो गया। और चिकना हो गया। चिकना मतलब क्या, जो बिल्कुल चिकना है ना, जिसे छूने पे जो है किसी प्रकार का खुरदुरापन नहीं मालूम पड़ता है। और गाढ़ा, गाढ़ा मतलब होता है जो सेमी लिक्विड कहेंगे, है ना, वो हो गया गाढ़ा, यानी कि दही जैसा या शहद जैसा हो गया, है ना। और द्रव मतलब होता है पानी जैसा, है ना। तो एक दूसरे के जो है क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कि यदि कोई द्रव चीज शहद जैसा है और इसके सामने में कोई चीज़ें पत्थर जैसा है, तो वहाँ पे फिर से शहद फिर से जो है द्रव बन जाएगा। तो जैसा जैसा जो है इसके सामने में वस्तु आता जाएगा, इसके सामने जैसे कंपेयर करेंगे दो चीज़ें में ना, तो जब कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कौन ज़्यादा गाढ़ा है, कौन ज़्यादा द्रव्य है। इसी प्रकार से कोमल मतलब मुलायम होता है, इसका उल्टा कठोर हुआ। अस्थिर मतलब रुका हुआ, है ना। और इसका विपरीत जो है चल हुआ। सूक्ष्म मतलब बारीक होता है, इसका उल्टा मोटा या बड़ा ले सकते हैं। और साफ मतलब होता है स्मूथ, है ना। और इसका उल्टा लसीला होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि गुरु आदि। गुरुजी, द्रव्य और द्रव्य में क्या फर्क है? हाँ, एक ही अलग अलग? क्या गाढ़ा। द्रव्य और द्रव्य। हाँ, अंतर है ना, बिल्कुल अंतर है। द्रव्य मतलब होता है कोई भी वस्तु, और द्रव मतलब होता है वस्तु। लिक्विड, है ना। और ठीक है। हाँ, द्रव मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। कोई भी जी। मतलब ऐसे कोई सामान सा कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, है ना। द्रव्य मतलब मटेरियल, ये होता है जी। तो गुरु जी। आदि जी। 20 गुण हो गए। आज क्लियर अपना, इसको समझना है। और आप इसे चाहें तो अपना, है ना, क्या है कि इसे जो है समझने के लिए आप इसको निकलवा सकते हैं। मैं एक एक पेज का जो है ये भेज दूंगा, एक एक पेज भेज दूंगा आप सभी को, ठीक है। ताकि आप सभी लोग निकलवाना हो तो निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये गुण जो है समझना बहुत ज़रूरी है। यही 20 गुण है, इसी को हम देख करके चिकित्सा करते हैं। किसी का गुरु गुण बढ़ा है तो लघुता बढ़ाते हैं, किसी का जो है खर गुण बढ़ा है तो इसको चिकना बढ़ाते हैं, किसी का रुक्ष गुण बढ़ा है तो सनिग्धता देते हैं, किसी का उष्ण गुण बढ़ गया तो शीत गुण बढ़ाते हैं, शीत गुण बढ़ गया है तो उष्ण गुण बढ़ाते हैं, मंद गुण है तो तेज गुण बढ़ाते हैं, तेज गुण है तो मंद गुण बढ़ाते हैं। यानी कि हमें बैलेंस करना है, गुणों को हमें बैलेंस करना है। इसी को हमने नाम दिया है जी गुण आधारित चिकित्सा, है कि नहीं? गुण आधारित चिकित्सा, है ना। तो गुण आधारित चिकित्सा यही है जी कि हम गुणों को समझें, और गुणों को समझ करके जो गुण बढ़ा है फिर हम क्या करते हैं, जो गुण बढ़ा है जी, ठीक है, मान लीजिए गुरु गुण बढ़ा है तो हम गुरु गुण पदार्थों का सेवन बंद करा देते हैं, और लघु गुण प्रधान जो है कोई भी द्रव्य है उसे आप दे दीजिए, ठीक ही होना है ना। तो ठीक होता है। इसके लिए क्या है कि बस आपको पहचान हो जानी चाहिए कि हाँ ये गुण बढ़ा है तो इसके विपरीत कौन सा गुण है। अगर किसी में लघु गुण बढ़ गया है जी, लघु गुण बढ़ गया है तो जो भी लघु पदार्थ है उसका सेवन बंद करा देना है। जैसे लघु गुण, लघु पदार्थ क्या है जी, जैसे लघु पदार्थ क्या है, बिस्किट है, नमकीन है, क्या है, कुरकुरे है, मतलब जो भी पैकेट फूड है ये सब लघु है जी, बिल्कुल लघु है। तो लघु चीज़ें बंद करा देना है ना। और भी क्या चीज़ें हैं, लघुता में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है वैसे तो लघु पदार्थों का सेवन हमें बंद कराना है और गुरु पदार्थों का सेवन शुरू कर देना, जैसे घी हो गया, ठीक है जी। लेकिन इसको कराने से पहले, शुरू कराने से पहले हमें इसकी पाचन भी हमें सही करना है। तो पाचन भी विशेष रूप से फोकस करना है। पाचन के लिए पाचक चूर्ण वात पित्त कफ के अनुसार देना है। ये आशा-वरिष्ठ भी हो सकता है, चूर्ण भी हो सकता है ना, घृत कल्पना भी हो सकता है। तो आगे के क्लास हम चाहेंगे मतलब हो जाएगा, महाभूतों आदि के बारे में पढ़ाएंगे ना, रसों के बारे में, तो वहीं पे जो है कुछ कल्पों के बारे में पढ़ा देंगे जो दीपन पाचन करता हो वात पित्त कफ के अनुसार, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। अब हम जानते हैं जो गुरु आदि गुणों को जब हम पढ़ लिए, अब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे जी। तो हमने जो है ये 28 जो है गुरुजी, कुछ पॉइंट बनाए हैं। हाँ जी गुरुजी, इसमें चल गुण नहीं है। चल गुण कौन सा है इसमें? सर गुण, चल गुण? हाँ हाँ हाँ, चल गुण आ गया ना, ये अस्थिर का उल्टा चल हो गया। यहाँ पे कहीं अच्छा पित्त का सरगुण नहीं आया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ,
देखिए जी 20 गुण ही भागवत सब चरक सूत्र में माना है। ये पिस्टिल गुण वगैरह मृत्सुन ये सब दिखाया था। पिस्चिल गुण मतलब लसीला होता है, पिस्चिल मतलब लसीला हो गया ना। अब विशद मतलब साफ हो गया। यहाँ पे हमने शुद्ध हिंदी में लिखा है। जी जी ठीक। कोई बात नहीं, और भी कहिएगा तो मैं इसको जो है हिंदी मैंने जो संस्कृत के शुद्ध वर्ड है यानी संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द और इंग्लिश के शब्द तीनों एक साथ लिखेंगे तब कहिए और भी ज़्यादा मतलब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, एक और पोस्ट बनाएंगे, मतलब एक और बनवाएंगे जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों रहेगा ताकि आपको समझ। जैसे मैंने कहा विशद गुण तो यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन है विशद मतलब क्या होता है, साफ सुथरा। 10वां गुण देखिए है ना, साफ है कि नहीं है। फिर हमने सलक्षण गुण, सलक्षण मतलब क्या होता है, मृत्सन, मृत्सन यानी कि लसीला, यही तो है लसीला। ठीक है जी, तो हमने यही गुण है जी, 20 गुण यही है। आप कहिए कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में देने के लिए तो तीनों में दे देंगे जी। जब तक समझ में नहीं आएगा हम आपको जो है समझाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे जी हम रोगी को देख करके, है ना। नाड़ी भी देखते हैं, उधर परीक्षण भी करते हैं और देख करके भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम बात पित्त कफ के आधार पे हम मानेंगे जी। हालांकि ये पूरी बड़ी मतलब हो जाती पोस्ट, इसलिए हमने नॉर्मल बनाया है। बाकी हम इसको जो है कि जैसे बॉडी साइज है जी, है ना, तो बॉडी साइज जो है बात में कैसा रहेगा ये तो मैंने बता ही दिया है। तो क्या यहाँ पे लिखना जरूरी है, नहीं ना, तो हमने नहीं लिखा है जी। वैसे कहिएगा तो लिखेंगे, एक और बनाया जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं हमने बनाया है कि बात का क्या बॉडी साइज होगा, पित्त का क्या होगा, क्योंकि पहले ही हमने 10 बात पित्त कफ के 20-20 लक्षण पहले ही बता दिया है। तो कोई बात नहीं, है ना, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो चलिए अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। केस टेकिंग पेपर है जी, ऐसा समझ लीजिए इसे। क्या है जी, केस टेकिंग पेपर है। कैसे समझेंगे इसे, तो सबसे पहले जी ऑब्जर्वेशन करेंगे, आएगा हमारे पास रोगी, इसके बॉडी साइज पे फोकस करेंगे। तो देखेंगे कि क्या है, बॉडी साइज कैसी है ना, उसकी बॉडी साइज कैसी है, यानी कि दुबला पतला है तो बात में हो गया, बात में टिक लगा दिया। अगर मध्यम है तो पित्त में टिक लगा दिया। अगर मोटा है तो कफ में टिक लगा दिया जी, है ना, इस प्रकार से। तो कभी भी रोगी आए तो उसका वजन पूछें और एक प्रश्न और पूछें कि अभी आपका जो वजन है, आपका ये वजन कब से इतना है, वजन बढ़ तो नहीं रहा है, वजन घट तो नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा वजन आपका कितना था हुआ, या सबसे ज़्यादा वजन कम कितना था। तो ये सारी बातें पूछने से पता चलता है, इसके शारीरिक स्थिति के बारे में पता चलता है, उसके रोग के बारे में पता चलता है जी। हमारे पास कल एक रोगी आए, जबलपुर से आए, भाई जी हम तो अपने सारे गुणों के बारे में समझ गए, अपने शरीर में क्या क्या गुण बढ़ा है, क्या घटा है, हमें सब पता चल गया। बहुत हमें खुशी हुआ कि रोगी को समझ में आ गया। उनका जो है वजन 65 kg था, लेकिन अभी वर्तमान में वजन 40 kg है। हाँ, कुछ ऐसा ही वजन घट गया है। इसी प्रकार से आज हमारे पास एक ऐसे पेशेंट आई, फीमेल पेशेंट थी, 20 साल की मतलब लड़की थी। तो उसका वजन जो है क्या है कि 42 था, जो अब मात्र 36 रह गया है। तो क्या है, वजन कम हो गया। तो ये सब जानकारी कैसे पता चलती है, तो ऐसे पता चलता है जी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न जब करते हैं तो वजन के संदर्भ में जब आप किसी से पूछें कि वर्तमान वजन कितना है अभी, तो ये भी पूछें कि आपका कितना था, सबसे ज़्यादा कितना हुआ था, कितना कम है, वजन बढ़ तो नहीं रहा है, वजन घट तो नहीं रहा है, ये पूछेंगे तो रोगी की स्थिति बारे में पता चलेगा जी। रोग और रोगी की स्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आप ये जरूर पूछें। और तो बॉडी साइज में क्या लिखना है, बात पित्त कफ के अनुसार टिक लगा देना है जी। और दूसरा है चिन्ह, यानी कि उसकी ठोडी, चिक यानी कि उसके गाल, है ना, बात पित्त कफ के आधार पे आपको पता ही है जी ये कैसे होनी चाहिए। फिर इसका जो है आईज, उसका आँखें, उसका नाक, इसका लिप, इसका टिथ, इसका स्किन, इसका हेयर, इसका नेल, इसका क्या है नेक, इसका बेली, पेट, इसका हिप जॉइंट, है ना, जॉइंट, डाइजेशन इसका पूछना है। इसमें एक चीज़ छूट गया है, टंग भी इसमें लिखना था, है ना, जो नहीं लिख पाए हैं कोई बात नहीं। टंग भी यानी कि जीभ भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीभ ही तो नहीं लिखे इसमें, तो जीभ, है ना। फिर नाखून हो ही गया। डाइजेशन, टेस्ट, थरस्ट यानी प्यास, एलिमिनेशन यानी कि अनुलोमन कैसा है ना, मलमूत्र वायु का। फिजिकल एक्ट कैसा करता है ना, बहुत ज़्यादा कर रहेगा तो बात का,
मध्यम करेगा पित्त का, कुछ नहीं करता है तो कफ का। मेंटल एक्ट कैसा है ना, एक्शन मतलब इमोशन कैसा है, इसकी भावनाएं कैसी है ना, ये भी देखना है कि जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाता है, जल्दी विश्वास तो नहीं कर लेते। देखिए यहाँ फेथ भी है, विश्वास के बारे में पूछना है ना, इसकी बुद्धि के बारे में पूछना है, इसके सपने के बारे में पूछना है, इसके नींद के बारे में पूछना है, ये कैसे बात करता है, जैसे आपके पास आएगा तो बातचीत करेगा, फिर धारण शक्ति कैसी है। तो इस प्रकार से 28 पॉइंट है। और भी आपके मन में कुछ ऐसा है कि ये पॉइंट जुड़नी चाहिए तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ेंगे, जीभ के बारे में जोड़ देंगे, जीभ कैसी है ना, ताकि जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये सब जो है आप क्या है कि बात पित्त कफ के अनुसार पे ये गुरु गुण मतलब गुरुवादी गुण के आधार पे ही बात पित्त कफ निर्भर होता है। तो आप ये पूरा कर सकते हैं जी, है ना। तो ये केस टेकिंग पेपर ही है। तो ये था। और अब जो है गुरुजी इसको भी हिंदी में भी करना साथ में। क्या जी? इस लिस्ट को भी हिंदी में भी लिखवाना साथ में। चलिए ठीक है जी, हिंदी में कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा है कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये समान इंग्लिश वर्ड है है ना, कोई बात नहीं, फिर भी हिंदी में कर देंगे। और जो सामान्य वो समझ में आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जाकर के नीचे थोड़ा अलग हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी में भी करेंगे, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दीजिए ना। हाँ जी, हिंदी और इंग्लिश, जैसे आपने इंग्लिश लिखा है उसके ब्रैकेट में हिंदी कर दीजिए। इसके हाँ बगल में ही हिंदी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा केस टेकिंग पेपर है। हमारे पास इस प्रकार से और भी केस टेकिंग पेपर है, 2 प्रकार का और है, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इससे भी सुंदर एक और केस टेकिंग पेपर है, मैं आप सभी को मैंने जब पढ़ाऊँगा तो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी साथी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बात पित्त कफ के गुण सभी क्लियर होनी चाहिए जी। ये जो गुरु आदि गुण है, जैसे गुरु है तो किसका गुण है, संदिग्ध है तो किसका गुण है, ये सब क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जो क्लास लिए होंगे वो तो क्या है कि रटेंगे ही नहीं, तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है या अब तक के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो करिए। गुरुजी जो द्रव्य लेते हैं उसके अंदर अपने को कैसे मालूम चलेगा इसमें लघु गुण है या इसके अंदर गुरु गुण है? जो पदार्थ लेते हैं ना अपन, हाँ तो कैसे मालूम चलेगा? कैसे मालूम चलेगा जी? 2 तरीके से मालूम चलेगा। एक तो आपको विश्वास करना है अपने शास्त्रों पे जी, ठीक है, कि शास्त्रों में जो बताया है, जैसे दूध के बारे में बताया है, दही के बारे में बताया है ना। तो जो शास्त्रों में बताया है यदि आप इसे मानेंगे तो शास्त्रों में बताया गया दही को गर्म, लेकिन आप मानेंगे ठंडा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। शास्त्रों में बताया गया है ना, शहद को, है ना, इसी प्रकार से शहद कटु होता है ना, मतलब विपाक में, इसलिए कफ का शमन करता है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया कि आंवला अम्ल होता है, कषाय होता है, लेकिन विपाक में मधुर होता है। शास्त्रों में जो बताया गया है कि ये पदार्थ गुरु है, ये पदार्थ लघु है, सब औषधि के बारे में, सभी औषधियों के बारे में शास्त्रों में वर्णन है ना। कुछ कुछ एक ऐसी जंगली जड़ी बूटी जो अप्राप्त थी ऋषियों को, मतलब कि वैसे क्या है कि जहाँ पे वो ऋषि थी वहाँ पे नहीं होगा, इस कारण से नहीं बताया गया होगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें विलुप्त भी हुई है। तो ऐसा है कि सभी भोजन पदार्थों या पानी भी पीते हैं, अलग अलग प्रकार के पानी, सभी पानी के बारे में, सभी खाद्य पदार्थों के बारे में अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु में A to Z वर्णन है। खास करके भाव प्रकाश निघंटु में हर एक चीज़ का वर्णन है कि ये गुरु है, ये लघु है। आप कुछ भी खोज सकते हैं वहाँ पे। ये सेब भी खाते हैं, अनार भी खाते हैं, पपीता भी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तेल भी खाते हैं। आप कुछ भी खाएं पिएं, वो सब बता दिया गया है कि ये लघु है, ये गुरु है, ये उष्ण है, ये शीत है, ये संदिग्ध है, ये रुक्ष है, ये कोमल है, ये कठोर है, ये सूक्ष्म है, ये सब बता दिया गया है। तो बस ऐसा ही करना है ना। थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना है अब, है ना, कि कौन सा क्या है। और वैसे क्या है कि कोई बात नहीं, आप सभी लोग अब भाव प्रकाश निघंटु पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि इसमें बस यही बताया गया है कौन सी औषधि गर्म है, ठंडा है, भारी है, हल्का है, मंद है, तेज है ना, इस प्रकार से बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट, मतलब आपके खाने पीने का कोई वस्तु खाते पीते हैं, आपको लगता है कि हम इसके बारे में जाने कि गुरु है कि लघु है, भाव प्रकाश निकालिए, पढ़िए, नहीं तो ग्रुप में डाल दीजिए, है ना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना, कि ठंडा। तो भाव प्रकाश निगम लेनी पड़ेगी सर गुरुजी पढ़ने के लिए लेनी पड़ेगी? भाव प्रकाश निघंटु बहुत मोटी ग्रंथ है, तो आप इसे लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी चाहिए, पढ़ने वाले को तो लेनी चाहिए, सब ग्रंथ रखनी चाहिए। वैसे कोई बात नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं तो बता ही रहा हूँ, है ना। ठीक है जी।
और भी कोई साथी किस लेखक के लिए सर? गुरुजी ये गुरु में गुरु एक मिनट अशोक जी, आपका से मालूम पड़ेंगे जी, वो भी। एक मिनट ये कुछ मैं ये पूछना चाहता हूँ किस लेखक के लिए? ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, मैसेज डाल दिया जाएगा, और जो बुक डिपो है उसका नंबर भी डाल दिया जाएगा, ठीक है कल। थैंक यू सर, थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। गुरुजी ये गुणों में महाभूत भी होते होंगे ना? हाँ अभी जी, आपने जैसे बताया हाँ हाँ बिल्कुल, सब में ये तो सारे जो महाभूत, गुण, हाँ सब में महाभूत ही होगा ना। जैसे गुरु है तो गुरु में क्या महाभूत होगा जी? पृथ्वी महाभूत होगा, आप महाभूत होगा, और लघु जो होगा इसमें क्या होगा? आकाश महाभूत, वायु महाभूत होगा, है ना। इसी प्रकार से मंद गुण है तो मंद गुण में क्या होगा? पृथ्वी महाभूत है ना। तेज महाभूत में तेज है ना। आकाश महाभूत है, बिल्कुल आकाश महाभूत भी, तेज महाभूत, वायु महाभूत है, यही सब। तो इस प्रकार से रहेगा, महाभूत तो रहेगा, अंततः तो महाभूत ही है ना। बिल्कुल ठीक है, अभी तो और भी क्लियर होगा। मुझे और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर कर दीजिए। जैसे गुरु है, इसमें पृथ्वी महाभूत है और इसके साथ और भी कुछ है। देखिए बिल्कुल है, आप महाभूत भी है, जल महाभूत भी है, मतलब पांचों महाभूत है। वैसे कम बेस तो सभी महाभूत रहते हैं, लेकिन विशेष होता है। कोई भी वस्तु आप लेते हैं, है ना, मान लीजिए कि गुरु, तो क्या है, शतावरी को हम गुरु मानते हैं, तो क्या इसमें केवल पृथ्वी महाभूत है? नहीं, इसमें थोड़ा बहुत तो सभी महाभूत है। जैसे मैंने आपको बताया प्राण वायु, तो इसमें जल महाभूत प्रधान है। तो ऐसा नहीं है कि वायु और जल के अलावा कुछ नहीं है, हर एक चीज़ तो पंच तत्व से ही बना है, तो थोड़ा बहुत सब होगा, लेकिन प्रधान गुरु गुण है। तो ऐसा है कि अभी महाभूतों के बारे में चर्चा होगा, तो अभी और आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कि आपका ये कहना है कि गुरु जो गुण है, तो क्या इसमें पृथ्वी महाभूत है? तो हम जानेंगे, अगला जो क्लास होगा ना, इसमें हम जानेंगे, यही जानेंगे कि जो पृथ्वी महाभूत है इसके क्या गुण है ना, आकाश महाभूत है इसके क्या गुण है। तो हम अगर ये जान जाएंगे तो और भी चीजें क्लियर हो सकती है जी। जैसे गाढ़ा गुण में पृथ्वी महाभूत है और द्रव गुण में आप महाभूत है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। और भी गुरुजी जैसे ये टेस्ट मतलब जो रस है, जैसे मधुर हुआ या फिर जो भी रस है, तो ये जब हम मतलब जीभ पे रखते हैं तो वो टेस्ट तो जीभ से मालूम पड़ जाता है कि तीखा है या मधुर है। पर आप जो बोलते हैं ना कि वो मतलब डाइजेस्ट होने के बाद में उसका क्या वो विपाक बनता है, विपाक बदलता है, तो वो मतलब कैसे, मतलब अभी वो समझ में नहीं आया, मतलब हम खुद उसको नहीं वो कर सकते। एक होता है रस और एक होता है विपाक। तो रस मतलब होता है जीभ से जो पता चले, रसना द्वारा जो पता चलता है। अब विपाक मतलब क्या है कि जब वो पचता है और इसका प्रभाव जब कार्य होता है तब पता चलता है कि क्या हुआ, है ना। और इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है। जैसे आंवला है तो आंवला तो अम्ल और कषाय है, लेकिन जब वो पचता है तो मधुर होता है। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तभी तो ये आंवला खाने से आपको मोटा करता है ना। आंवला खाने से मोटा करता है ना। यानी कि च्यवनप्राश में क्या है? च्यवनप्राश रसायन में क्या है? आंवला है। ब्रह्म रसायन में क्या है? आंवला है। तो बहुत सारी चीज़ें में आंवला डलता है। तो आंवला क्या है? अम्ल होते भी विपाक में मधुर है, और ये जो है रसायन कर्म करता है। क्योंकि अम्ल, कोई भी रस अम्ल होगा, कोई भी द्रव्य जो अम्ल होगा वो रसायन काम नहीं कर सकता है, रसायन काम मधुर करेगा। तो जो आंवला है, ठीक है जी। गुरुजी मैं ये बोल रहा था कि जैसे आंवला जो है वो मतलब अम्ल है, मतलब वो खाने में, पर वो बाद में पेट में मतलब डाइजेस्ट होने के बाद वो मधुर हो जाता है। तो उसको हम लोग मतलब वो जो मधुर हो जाता है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या? जैसे इसमें तो लिखा हुआ है, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, पर हम उसको कैसे एक्सपीरियंस कुछ कर सकते हैं? देखिए अनुभव तो बस क्या है कि जब आपका क्या है कि गुरुता आएगी शरीर में तो वही अनुभव कर सकते हैं। तुरंत तो अनुभव कैसे कर सकते हैं? तुरंत तो नहीं हो सकता है। तुरंत तो बस क्या है कि फिर भी आंवला आदि पकी हुई हो ना, तो स्वाद में ना मतलब थोड़ा सा मीठा सा लगेगा, है ना। तो ये तो होता है, हमने तो किया है टेस्ट। जो अच्छे देसी है ना आंवला होता है, जो बिल्कुल छोटी होती है हिमाचल के तरफ या फिर जंगल में, है ना, तो जो पकी हो जनवरी फरवरी के महीने में, ऐसे आंवला खाने से अम्ल और कुछ मधुर रस प्रतीत होता है, जो क्या है कि ब्रीहन करता है, जो पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। ठीक है।
इसको हम क्या है कि जब रेगुलर लेते रहेंगे ना, तब क्या होगा कि हमारा जो है वजन रसायन कर्म होगा, तो माना जाता है कि हाँ आंवला जो है मधुर था विपाक। बाकी हमारे शास्त्रों में क्लियर है, तो हम इसी को हम पढ़ते हैं और इसी को हम अपना चिकित्सा में लाते हैं। ठीक है जी, और भी कोई साथी का प्रश्न? जी 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 गुरुजी, ये आपने ग्रंथ का नाम लिया, तो क्या कोई रत्नावली भी ग्रंथ रहता है? देखिए बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है उसका नाम है भाव प्रकाश निघंटु, है ना। ग्रुप में नहीं, मैं वो इसका फोटो भेजूंगा, राइटर का भी फोटो भेजूंगा, और है ना बुक सेलर का भी नंबर वगैरह आएगा। ठीक है, चलिए। ये सब के बारे में सुना, उसके बारे में सुना नहीं। एक उन्होंने अर्जुनरिष्ट लिया था ना, उसको बोला क्लासिक का, उन्होंने रत्नावली का उसमें दिया था। मैंने कहा हम तो कभी रत्नावली सुना नहीं, हाँ रत्नावली भी है, बहुत सारे ग्रंथ है ना। भैषज रत्नावली भी ग्रंथ है, परंतु इसे पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। अभी सभी साथी भाव प्रकाश निघंटु पढ़ें, है ना। अधिक से अधिक सभी साथी भाव प्रकाश निघंटु पढ़ेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा गुरु है, कौन सा लघु है, कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है। हर एक खाने पीने की सारी वस्तुओं के बारे में, हाँ जी, हर एक मतलब जितने भी खाने पीने की वस्तु है सभी का वर्णन भाव प्रकाश निघंटु में है। आप इसे पढ़ करके अच्छे तरीके से मतलब क्या है कि वस्तुओं के डिटेल कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप डिटेल जानेंगे उतना ज़्यादा आप अपने रोगी को ठीक कर सकते हैं जी। तो प्रश्न आपका था, आपका हैंड रेस था डॉक्टर राजेश कुमार जी, आपको कुछ पूछना था जी। करिए, अनम्यूट करके पूछिए जी, पूछिए कोई भी। हाँ जी, वैद्य शंभुनाथ सिंह जी, आपका हैंड रेज है, पूछिए। गोपाल जी, आपका भी हैंड रेज है। हाँ गुरुजी, ये जो लिखा है ओवर बॉडी साइज, उसके आगे वात पित्त कफ लिखा है, इसको क्या हम समझे? समझ में नहीं आ रही है। नहीं आया समझ में। देखिए क्या है ना कि ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण करना है। कोई भी रोगी आएगा तो निरीक्षण करना है, बॉडी साइज निरीक्षण करना है। तो बॉडी साइज जब क्या है कि दुबला पतला रहेगा तो बात पे टिक कर देना है ना, बात पे टिक कर देना है। अगर मध्यम रहेगा तो पित्त पे टिक कर देना है, और मोटा रहेगा स्थूल रहेगा तो कफ के नीचे टिक कर देना है। इसके सामने है ना, हर एक के सामने है ना एक कॉलम, तो यहीं पे जो है टिक कर देना है। तो इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टिक कहाँ पे लगा है। अगर मैक्सिमम टिक बात पे लगा है तो बात की प्रकृति है ना, या समझिए बात की है प्रकृति, और मैक्सिमम पित्त में लगा है तो पित्त में आ जाएगा उसकी प्रकृति। मैक्सिमम कफ में लगेगा तो कफ की उसकी अभी वर्तमान गुण बढ़ा है। तो इस प्रकार से है ना, आपको समझने में आसानी होगा, उसका केस पेपर बनाने में आसानी होगा, इसलिए हमने बनाया था ये। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से उसका ठोडे देखना है, उसकी आँख देखना है, आँख कैसे बात में है, पित्त में, कफ में जी। तो गुरुजी, हाँ जी, अगर किसी रोगी के वात और पित्त के जो गुण बढ़े हुए हैं, तो पहले इलाज कौन से गुण का करना पड़ेगा? वात के गुण का या पित्त का गुण का, या हाँ कब के देखिए गुण का? बिल्कुल, देखिए क्या है कि इसके बारे में मैं कल ही बता देता सही रहता। ऐसा बताया गया है जो सबसे ज़्यादा बढ़े हो उसका करना चाहिए जी। अब विशेष रूप से बात की तो कर देनी चाहिए पहले, है ना। बात की अगर बात पित्त में तो बात की कर देनी चाहिए। सबसे प्रबल कौन सा गुण बढ़ा है, तो क्या है ऐसा होता है, अगर बात पित्त में बढ़ा हो ना, तो सबसे ज़्यादा बलवान बात ही होता है, क्योंकि बलवान वायु को बलवान कहा गया है ना, इसलिए। तो बात पित्त कफ में जो है सबसे पहले बात का करना चाहिए, क्योंकि बात बलवान होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रोगी कमज़ोर है ना, तो फिर उसके कंडीशन के आधार पे हम क्या कहेंगे। लेकिन क्या है, वायु जो होता है बलवान होता है, इसकी ये उपद्रव ज़्यादा करता है, इसलिए, है ना। और भी कोई साथी का प्रश्न है जी? उद्धव शेखले जी। हाँ नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ से कैसे प्रकृति करते? हाँ ठीक है हाँ, तो अभी तो ये टॉपिक अपना आएगा, है ना। देखते होंगे हम ज़्यादातर लोगों का डेट ऑफ बर्थ पूछते रहते हैं कि बताओ जो डेट ऑफ बर्थ क्या है ना। डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते तो मंथ भी बता दो, है ना।
अगर हिंदी में इंग्लिश में कोई भी है ना महीने बता दो तो इतना तो पता ही होता है जी, अनपढ़ भी लोग बता देगा कि हाँ हमारा जो है आश्विन कार्तिक अगहन पूस महीने में हुआ है, या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में हुआ है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता हो है ना तो कोई बात नहीं, तो उससे भी हम क्या करते हैं कि उसका जो है प्रकृति निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा क्लास है, इसके बारे में जो है पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले जो है आपको महाभूतों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी तो क्लियर होगा। महाभूत के बारे में नहीं पढ़ेंगे और रसों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हालांकि बहुत आसान है ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको एक दिन कि क्या है, कंसेप्ट नहीं पता चलेगा, रट तो लेंगे है ना कि हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले का जो है पित्त प्रधान, मतलब क्या है कि उसकी प्रकृति होगी जी, पित्त के रोग ज़्यादा लगेंगे, पित्त के गुण बढ़ा मिलेगा है ना। तो अभी जो है क्या है कि ये आपको समझ लेना है। बाकी बात का भी मैं इसी प्रकार से ना मैं बात का भी बता दूंगा, ठीक है, और कफ का भी बता दूंगा ग्रुप में कल, ठीक है। तो भेज दूंगा, आप लोग अभी रट लीजिए तत्काल, बाद में आपके जो है इसका जो है कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने किया, पूछ लिया है ना, आपको जो है मदद होगी ना चिकित्सा। मैं यही सोचता हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी बढ़े है ना, अच्छा हो जाए, ताकि जो है तो इसके लिए क्या है कि हम अपना जितने भी राज है खोलेंगे तभी ना आप सभी लोग है ना, और हम राज खोलेंगे नहीं, छुपाएंगे, राज ही रखेंगे, तब तो क्या है कि समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा है ना। समझ में आया, गुरु आदि गुण क्लियर हुआ है ना? हाँ जी, बाकी सब क्लियर है गुरुजी। क्लियर ही है, चलिए ठीक है जी। और भी कोई साथी का प्रश्न हो, नए साथी का कोई प्रश्न हो तो जानना चाहते हो इन गुणों के बारे में तो पूछिए। बाकी आज जो है लगभग बहुत सारे साथी अभी भी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही जुड़े मतलब कि जुड़ते रहिए क्लास में जुड़ करके है ना अपना, क्योंकि आगे से जो क्लास होने वाला है जी, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर छूट जाएगा तो क्या है कि यूट्यूब पे ज़रूर सुन लीजिएगा दोबारा है ना, नहीं तो क्या है कि दवाइयाँ तो बना लेंगे लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं अलग अलग रोगों में अलग अलग कल्पों के साथ में। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि कल या मतलब अगले क्लास जो होगा रसों के बारे में या महाभूतों के बारे में बताएंगे, और एक दूसरे का संबंध और बात पीत के साथ संबंध है ना, इस प्रकार से रहेगा टॉपिक आगे की। तो और भी कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को विराम देते हैं शांति पाठ कर। ठीक है जी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।